भाई आप अगर CIT अपील हो तो आपने सामने बैठ के आप समझा दो कुछ भी, कि साहब हमारा ये इशू था, वो इशू था, ये था, वो था, जो भी था। चूँकि OCM के केस हैं, नोटबंदी के केस हैं, ठीक है ना, अनएक्सप्लेन्ड केस है उसके अंदर, ठीक है ना, और करोड़ों में भी है, करोड़ों में भी है। और केवल अपने यहाँ भोपाल की बात नहीं है, सभी जगह जैसे हमने ग्वालियर में पूछा, टीकमगढ़ वगैरह में पूछा लोगों ने, तो OCM के केसों की कंप्लेंट्स बहुत कम हुई। अब उसका रिजल्ट ये है वो उसके ज़्यादातर हम जो ये समझ पाए हैं कि OCM के केस में जो अकाउंट होल्डर है ना, वो तो एक साधारण आदमी है, उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है, कोई अदृश्य शक्ति है जिसका वो पैसा है, वो सामने आना नहीं चाहता, उसने उसको आगे कर रखा कि तू पैसे पे जा या मत जा, तेरे को सोचना है, ठीक है ना। तो वो एक बिल्कुल साधारण आदमी है, उसकी वो वर्थ भी नहीं है कि वो टैक्स भर सके, है कि नहीं। आज उसके खाते में 80 लाख, उसने बेचारे ने क्या किया ऑनेस्टली, जैसे मैं अकाउंटेंट था, आप सेठ थे, आपको मैंने विश्वास में आके, क्योंकि मेरी नौकरी आपके पास में, तो मैंने पासबुक दे दी, चेक बुक दे दी, आपने सब उस खाते को यूज़ कर लिया। अब उसमें पेन स्लिप भी आपकी भरी हुई है, चेक बुक भी आपके पास में है, सिग्नेचर, राइटिंग वाइटिंग सब कुछ आपके पास। आपने उस पैसे में, उस खाते में पैसा डाला, फिर उसके बाद में उस पैसे को विड्रॉ भी कर लिया। जो अकाउंट सेठ जी उसके मधुर संबंध रहे नहीं, आज वो फेसलेस अपील में वो क्या फाइट करेगा। और सपोज जो CIT अपील जो दूर दराज बैठे हैं हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में, वो भी समझते तो वो भी है ना कि भाई एक्चुअली ये पैसा किसका है, इसकी वर्थ क्या है। क्योंकि उस SSC का जो प्रोफाइल देखेंगे ना, तो पिछले कई सालों से उसने रिटर्न नहीं भरा है, या नॉन फाइलर था, आगे भी वो नॉन फाइलर है। एकाएक उसके खाते में कोई धन वर्षा हुई, 1 करोड़ 20 लाख जमा हो गए, 1 करोड़ 60 हो गए, 80 लाख हो गए, 40 लाख हो गए, जो भी हो गए, उसको AO ने असेस करने की कोशिश की ईमानदारी से, उसको बार बार बुलाया, तो वो ऑर्डर से सब असेसमेंट हुए। तो सब उसके अंदर क्या है कि जैसे 10 बार नोटिस किए तो वो रिकॉर्डेड है, उसके अंदर AO ने कुछ भी गलती नहीं की है। जो आपने कंप्लेंट्स दिया वो भी आ गया, क्योंकि सब बेस्ड असेसमेंट था। तो उसमें आप अपील में जाके ये नहीं कह सकते भाई कि AO प्रेजुडिस था, या AO ने मुझे सुना नहीं, या मैं हाजिर हुआ था और AO ने मेरी अटेंडेंस नहीं ली, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपने जो आपने सबमिशन दिए हैं वो भी रिकॉर्ड पे है, AO ने जो मौका दिया वो भी रिकॉर्ड पे है, आपको क्या क्वेश्चनर दिया वो भी रिकॉर्ड पे है, आपका रिप्लाई भी रिकॉर्ड पे है, सब वो CIT अपील को कंसर्न को दिखेगा, ठीक है ना। तो हमारा यूँ निवेदन है कि ये जो OCM के केसेस हैं, या जो कैश डिपॉजिट केसेस, जिसमें अल्टीमेटली कोई पीछे तीसरी शक्ति है जिसका पैसा है, उस आदमी से आप बात करो, उसको समझाओ कि ये स्कीम है, इसमें सिर्फ टैक्स भरने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। यदि तू ऑनेस्टली टैक्स भरता, तो इतना तो भरता ही भरता ना। सपोज वो IDS में चला जाता तो 45% तो उस टाइम ही भर देता ना। उसके बाद में वो गरीब कल्याण योजना या सर्वे होता तो 76 भरता। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है, क्योंकि टाइम भी निकल गया, सरकार ने धीरे धीरे रेटें बढ़ाई, एक साथ रेट नहीं बढ़ाई है, धीरे धीरे ये पोजिशन आ गई है। कब ये 100% पे आगे गाड़ी रुक गई है, फेसलेस असेसमेंट हो गया है। जो दूर दराज में बैठने CIT अपील है ना, वो आप चाहे कुछ भी लिख के दोगे ना, तो वो देखो वो सीनियर ऑफिसर हैं, वो सब समझते हैं। नॉन कंप्लाइंस है, एक्स पार्टी ऑर्डर है, और OCM के सभी के एक्स पार्टी पूरे देश में देखोगे तो 90% ऐसे ही असेसमेंट हुए, ठीक है। आप लोगों को यही उस टाइम ये विश्वास था कि हम CIT अपील में छुड़वा लेंगे, लेकिन अब वो बात भी उल्टी हो गई। आज अगर CIT अपील के दफ्तर को फेसलेस किया है, तो हो सकता है आने वाले बजट में कुछ और सरकार नई प्रक्रिया शुरू कर दे, ITT को भी कर सकते हैं ना। ऐसा तो कोई है नहीं भाई कि ये इम्पॉसिबल सी बात है। जब इतने बड़े बड़े देश में डिसीजन हो सकते हैं, ये तो छोटा सा डिसीजन है। तो आप ये सोचो, उस टाइम अगर आप सपोज हार गए, फ़र्ज़ करो आपकी अपील भुवनेश्वर में चल रही है, आपकी अपील गुवाहाटी में चल रही है, और सपोज वो केस आप हार गए, तो SSC का पूरा तो टैक्स, पूरा ब्याज, फिर पेनल्टी 100% लगेगी। क्योंकि हमारे पास फिर लिखने के लिए बहुत कुछ मटेरियल है कि भाई SSC तो बिल्कुल नॉन कोऑपरेटिव है, इसने हर तरीके से डिपार्टमेंट के आदेशों की, अधिनियम की नाफरमानी की है। अल्टीमेटली फिर प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च करने की कोशिश करेगा डिपार्टमेंट। आप जितने भी कोर्टों में जाओगे, अल्टीमेटली हर जगह SSC को फीस देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उससे SSC को कोई गेन नहीं होने वाला है। हकीकत में मेरा जो सोचना है ना, SSC को कुछ भी गेन नहीं होने वाला। वो अभी ये सोच रहा है कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, 2016 में आई थी नोटबंदी, 2020 खत्म हो रहा, 4 साल में कुछ आगे क्या हो, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और मेरी ऐसी राय है कि अब चूंकि फेसलेस अपीलें हुई है, आगे भी क्या पता क्या हो जाए, कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि सरकार हर 4-6 महीने में, 12 महीने में एक अपील, एक स्कीम लेके ही आ रही है। तो ऐसी अपीलें जिसमें अपने पाँव कमज़ोर हैं, मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है कि आप SSC को समझाओ, बार बार समझाओ, बड़े वकील से समझाओ, उसके भाई से समझाओ, उसके पिताजी से समझाओ, उसके भागीदार से समझाओ, उसके डायरेक्टर से समझाओ।
और उसको ऐसा बोलो कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम टैक्स भी नहीं भरोगे, तुम नोट भी जमा कर दोगे, नोट विड्रॉ भी कर लोगे और सरकार चुप होकर बैठ जाएगी, है कि नहीं भाई? वो एक वैलिड असेसमेंट ऑर्डर है, अपीलेबल ऑर्डर है, आपने अपील की है। सपोज डिमांड कंफर्म हो जाती है तो आपकी क्या पोजीशन रहेगी? आज तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टैक्स भर दो, उस टाइम क्या पोजीशन रहेगी? कितना पैसा भरोगे आप? अच्छा, आपकी अपीलें आप लड़ते नहीं, आपने खुद ने एडमिट किया है तो वो जाती है, ग्वालियर जाओ, भोपाल जाओ, जबलपुर जाओ, इंदौर जाओ, वो फीस अलग चार्ज करता है वकील, हैं? एसएससी के ऊपर तो डबल मार होगी ना। तो अच्छा, उसके बाद भी सीआईटी अपील के सामने आप अपीयर नहीं हो सकते। एक्चुअली अपीयर होते तो ज़रूर आप कुछ कर देते, इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, कुछ कुछ कर करके समझा देते। अच्छा, चूँकि एक्सपर्ट ऑर्डर हुआ तो ऑर्डर भी हमको लगता है कई जगह नाइंसाफ़ी भी हुई है। जैसे मान लीजिए कोई सिम भेजता था, कोई कार्ड रिचार्ज करता था, कोई स्टाम्प वेंडर था, ठीक है ना, या कोई सांची दूध वाला था, तो उसके बेचारे का डेली कैश आता था, वो बैंक में जमा कर देता था, उसके साथ में नोटबंदी के भी पैसे जमा कर दिए, उसके आधार पर वो केस सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब वो आता अपीयर होता कि साहब ये तो मेरे कार्ड की रिचार्ज का या कार्ड की बिक्री का पैसा है, या ये मेरे सीमेंट के बिजनेस का पैसा है, इस पीरियड के अलावा भी मेरा बिजनेस तो है ही है ना, तो उस बिजनेस को बिजनेस हेड में ट्रीट करो, और अगर आप सेटिस्फाई हो तो इस पैसे को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो 8 नवंबर से लेके और 30 दिसंबर तक का जो पीरियड था, उसकी अगर पिछले 4 साल की हिस्ट्री उसी पीरियड की कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की निकालते तो पता पड़ जाता है कि पुराने इसी पीरियड में अगर 5 लाख जमा इस साल 6 लाख है, तो 1 लाख रुपये के लिए तो ये फोरगो भी कर देता। अब वो भी आपने कुछ एक्सप्लेन किया नहीं जानबूझ के, तो कारण क्या हुआ, ओसीएम के चक्कर में आपकी रियल बिजनेस इनकम भी ओवर एसेस हो गई। अब उसका भी कारण क्या है कि आपको टैक्स वही एक ही रेट में लग गया 69 में, नहीं तो वो बिजनेस हेड में लगता तो 10%, 20%, 30%, यहाँ वो 68, 69, 69 ए के अंदर एसेस हो गया। इसमें हैवी पेनल्टी भी इनिशिएट कर दी है, आपने अपील भी कर दी है, सभी केस में अपील हुई है। जिन केसेज में एक्स पार्टी ऑर्डर हुए हैं उसके अंदर तमाम अपीलें हुई हैं, ठीक है। और अपीलों में ग्राउंड क्या बताऊँ, मैंने पढ़ी ग्राउंड सब, हमारे पास फॉर्म 35 लिखता है कि साहब मेरा आईडी खो गया, मेरा पासवर्ड खो गया, वकील चेंज कर दिया, अकाउंटेंट चेंज कर दिया, उसकी डेथ हो गई, वो हैंग हो गया सिस्टम, और वो हमको मिला ही नहीं, और वो रॉन्ग एड्रेस पे चला गया, ईमेल पुरानी थी, मेरी नई ईमेल यही थी। ये सब बातें सभी में है, करीब 90% में यही ग्राउंड है, और कोई मेरिट पे जवाब भी नहीं। तो वो देखो क्या होता है कि सुनने वाला होता है ना, वो बोलने वाले से ज़्यादा चतुर होता है। मैं कुछ ही बोलूँ ना, आप सब समझ रहे हो कि इसमें क्या दूध है और क्या पानी है, ठीक है ना। तो आप चाहे कुछ भी बोलोगे तो पढ़ने वाला भी समझदार है, वो 20-30 साल से विभाग में नौकरी कर रहा है, और उसको पता है कि ये केस कैसे हैं, क्यों नहीं करवाए हैं। हम लोगों ने भी बताया कि एक्स पार्टी करने पड़े, क्यों करने पड़ेगी, इस वजह से करने पड़े, क्योंकि हमारे को पहले बोला कि जून तक केस करने, जून 2019 तक, फिर हमको बोला कि आपको सितंबर 2019 तक केस करने, फिर हमको बोला आपको दिसंबर तक केस करने, फिर हमको जब कंप्लीट करने पड़े तो फिर तो कंप्लीट तो डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में करने पड़ेंगे ना, क्योंकि आप लोग तो कॉपरेट कर दे रहे थे। तो जो भी एडिशन हुए हैं अब वो हो गए, और अपील भी होगी, तो अब तो हमारे हाथ में और आपके हाथ में कुछ रहा भी नहीं। आगे फेसलेस का युग है, और आगे का रास्ता मेरी राय में बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ हो और आपकी अथॉरिटी कहीं और है। आप सबमिशन दोगे, वो उससे कितने कन्विंस होंगे, ये तो सब भविष्य की गर्भ में है, कोई पता नहीं हो सकता। चूँकि अपने फेसलेस दौर में हैं, और अब ऐसा एडिशन है कि जिसका एक्चुअल जो एसएससी है ना, वो बेचारा 99% केस में मैंने देखा है वो ओसीए में तो बेनामीदार है। रियल अगर एसएससी होता ना तो 90 लाख वो जमा भी नहीं करवाता, वो या तो आईडीएस में चला जाता, या और कोई तरीके से अपना बिजनेस की इनकम बताता, या बढ़ा भी देता, या सरेंडर भी कर देता, आके कह देता साहब, ऐसे लोग भी आए ना कि साहब मेरा पैसा है, एक्चुअली मैं टैक्स भरने को तैयार हूँ। हकीकत में एक हमारा एसएससी था, वो ब्रिटेन में रहता था, नोटबंदी का टाइम था, 15 मई या 14 मई के आसपास की बात है, तो उसने पैसे तो यहाँ आके जमा करवा दिए भारत में, ब्रिटेन से आके नोटबंदी के दिन में, फिर वो चला गया। हमने उसको नोटिस भेजे तो ईमेल से पता पड़ा कि वो तो भी लंदन में इस वक्त। तो उसने अपने वकील से कॉन्टैक्ट किया, उसने कहा साहब जो मेरा पैसा भरिया भर दो, ना तो मैं आ पाऊँगा और ना मेरे पास ये टाइम है मगजमारी का, ठीक है। तो हमने नोटबंदी के दरमियान भी वसूली की और ओसी में केसेज में की, ठीक है ना। तो आप इन लोगों को समझाओ जो एक्चुअली पैसे के मालिक हैं, क्योंकि जिसका असेसमेंट हुआ वो तो मुश्किल है भरना। आज वो अगर 1 करोड़ रुपए की डिमांड को अगर मान लीजिए 60% तो उसका टैक्स लग गया, फिर ब्याज लग गया, तो वो तो 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया, तो वो नहीं भर पाएगा। लेकिन जिसका मूल सोर्स है, जिसका पैसा है एक्चुअली जिसने दिया, वो कॉन्ट्रैक्टर है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, या जो भी है, तो उसको समझाओ कि देखो इसकी आपकी वजह से ये परेशान हो रहा है, और उसको कहो भाई तुम सच्चाई बोल दे। अब क्या होगा, सपोज इसका अंजाम मैं दूसरा बता रहा हूँ। अभी क्या बीपीओ यूनिट आ गया, बेनामी प्रॉपर्टी। अच्छा, बेनामी प्रॉपर्टी में ऐसा है कि
सपोज़ कल हम उसको 1 तारीख 31 के बाद में आपको 31 मार्च तक भरना पैसा, 21 तक, हम 1 अप्रैल से रिकवरी का करेंगे कोशिश। वो कहेगा मैं भरूंगा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, तो तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? उसको बुलाया, सम्मन दिया, उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, मान लीजिए उसने कह दिया कि मेरे तो पैसे रामकिशोर जी शर्मा के हैं, जो यहाँ के सीमेंट के व्यापारी, उनके पैसे हैं। ठीक है, उनको बुलाएंगे कि ये स्टेटमेंट दिए उस आदमी ने, ये आपका एक्स मुनीम था, इसके खाते को आपने मिसयूज़ किया है, हमने बैंक से डिटेल मंगवा ली, पे इन स्लिपें मंगवा ली, चेक बुक कैश बुक सब मंगा के, और हमने पूरा केस बना दिया, BPO को रेफर कर दिया बेनामी प्रॉपर्टी को। तो वो बेनामी प्रॉपर्टी अभी शेड्यूल हुआ, आपने किस्सा देखा ही होगा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक अपन नहीं चाहते वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मूल एसएससी है ना, जिसका पैसा कैश है, एक्चुअली आप उसको समझाओ कि देखो भाई इस एसएससी का कोई दोस्त नहीं था, इसने तुम्हारे को कोऑपरेट किया है, तुम्हारा मुनीम होने के नाते, ड्राइवर होने के नाते आज ये इनकम टैक्स की ये गिरफ्त में आ गया है, इसका असेसमेंट। अच्छा, असेसमेंट वो बेचारा समझता ही नहीं था, वही उसके जो मूल आदमी उसने तो वकील करवाया होगा या नहीं करवाया होगा, उसी ने सलाह दी कि तू जाई मत, तेरा कुछ नहीं होगा। और ऐसे सलाहकार बाजार में हज़ार है कि तेरा इनकम टैक्स में कुछ नहीं होगा, तू कह देना मेरी खेती की इनकम है, तू कह देना मेरा ये है, मेरा वो है। ऐसे तो सैकड़ों है अपने बाज़ार में, तो उनसे कुछ नहीं होता है एक्चुअल में। देखो आखिर में तेल तो तिल से निकलता है, ठीक है ना। उनकी सलाह से ना कोई अपील होती है, ना कोई अपील में जीत होती है, ठीक है ना। जो चीज़ रिकॉर्ड पे आ चुकी है, बैंक खाते में आ चुकी है, इनकम टैक्स असेसमेंट में आ चुकी है, उसको तो आपको विधिवत तरीके से निपटाना पड़ेगा, मेरी ऐसी सलाह है आपको, ठीक है ना। तो वकील साहब को कहो कि वो भी इनको आपको या एसएससी को समझाए जो OCM के केसेज हैं, और जो कैश के केसेज हैं जिसमें कैश डिपॉजिट है, उसमें तो कोई ऐसी इशू है भी नहीं, वो तो सिंपल केसेज हैं। चूँकि वो असेसमेंट 11, 12, 12, 13, 13, 14 के है, तो उसमें क्या है कि सिंपल टैक्स लगा है और उसके अंदर ब्याज ज़्यादा लग गया है, तो ब्याज से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इंटरेस्ट से मुक्ति मिल जाएगी। आप एसएससी को ये समझाओ कि हम तेरा ब्याज भी माफ़ करा देंगे, पेनल्टी माफ़ करा देंगे, तो ये टैक्स भर दे और तेरा चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और नहीं तो कारण क्या है कि ये अपीलें आगे चलती रहेगी, इसमें सक्सेस नहीं हुए तो फिर आपको ये पूरा टैक्स 220(2) का ब्याज, प्रोस्पेक्टिव पेनल्टी एंड प्रोस्पेक्टिव प्रोसिक्यूशन। चूँकि अपना विभाग के प्रति कोई सहयोग नहीं है, अभी स्कीम ख़त्म हो जाएगी, तो फिर डिपार्टमेंट की कोई सिंपैथी का ग्राउंड नहीं है ना भाई। जैसे हम लोग भी कई बार पूछते हैं भाई एसएससी कोऑपरेटिव है, टैक्स कंप्लाइंट है, टाइम पे रिटर्न भरता है, इसके खिलाफ कोई पेनल्टी नहीं है, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, तो इसका कंपाउंडिंग कर दिया जाए, इसके खिलाफ और कोई पेनल्टी लॉन्च नहीं की जाए। लेकिन जब पता पड़ता है कि आपने हर स्टेज पे नाफरमानी की है, आपने हर स्टेज पे डिपार्टमेंट को सहयोग नहीं किया, डिच किया है, तो आगे सहयोग नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि उन लोगों को आप थोड़ा सा समझाओगे ना, तो ये बात उनके दिल और दिमाग में आएगी, ऐसे आएगी नहीं एक्चुअली। अभी पुराना दौर रहा नहीं, अब आपको अपीलों का भी पता नहीं है। अच्छा, कुछ केरल के, कर्नाटक के इतने ब्रिलियंट अफसर होते हैं हमारे CIT अपील लेवल के, इतने सीनियर है कि उनका जो वे ऑफ इंग्लिश फ्लो है वो अपन लिख नहीं पाए, अपने हिंदी भाषी लोग हैं, तो उनको जिस पैटर्न में चाहिए, जिस कैलिबर का उनको नॉलेज चाहिए, जिस तरीके डिफेंस चाहिए, वो डिफेंस अपन नहीं कर पाएंगे एक्चुअल में। हिंदी भाषी लोग हम तो ठीक है, हिंदी बढ़िया लिख के दे देंगे, तो वो समझ नहीं पाएंगे। सपोज कोई कोटाई में बैठा है CIT अपील या कोचीन में है, तो वो क्या करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आगे का रास्ता मुश्किल है फेसलेस में, इसलिए एसएससीज को समझाओ। पेनी स्टॉक के जो केसेज है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट के फेवर में जजमेंट भी आ चुके हैं और कोर्ट बहुत सख्त है। मैं हकीकत में कह रहा हूँ, आज के टाइम में इतनी ED की, VD की, बेनामी की, BPU की, इतने लफड़े चल रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों का, आपने पढ़ाई होगा, सुनाई होगा। तो ये क्या है कि अब इस साल क्या होगा कि जो असेसमेंट ये 17-18 पूरा कर दिया हमने मार्च, अब क्या हुआ कि 16-17 फाइनेंस में जो पैसा जमा हुआ था उसका विड्रॉल इस फाइनेंस में हुआ है, नहीं 17-18 हुआ है जो पैसा विड्रॉ इस साल। अब उनके केसेस टारगेट में आएगी, स्कीम खत्म होते पूछेंगे कि ये लोग कहाँ हैं। अब उनसे पूछेंगे कि तुमने पैसा डिपॉजिट किया, उसका तो एक्सपार्टी असेसमेंट कर दिया, अब ये पैसा आपके खाते में मैंने क्यों निकाला, मेरी हैंड राइटिंग है, CCTV कैमरा मेरा फ़ोटो है, या मैं ये पे इन स्लिप भर रहा हूँ, मैं ही चेक काट रहा हूँ, मेरे को क्या इंटरेस्ट आपके खाते यूज़ करने का, आपने कैसे मुझे राइट दे दिया। तो अल्टीमेटली देखो 2-4 के अगर लगे नहीं थोड़ी बहुत, तो बाकी वालों को भी शुरुआत हो जाएगी यार, के 2-4 केस डिपार्टमेंट के फेवर में सेटल हो गए तो बाकी केस भी चलते रहने दो। तो स्कीम बिल्कुल बढ़िया है, इसमें स्कीम में कोई कमी नहीं है। और अभी ढांचा पूरा डिपार्टमेंट का चेंज हो चुका है। अपील आप खुद करते, खुद अपीयर होते, फेस टू फेस बैठते, तो थोड़े विकल्प थे आपके साथ में कि चलो मैं जीत जाऊँगा, 10 में से 5 केस जीत जाऊँगा, अच्छा जीत जाऊँगा। अभी मुझे तो नहीं लगता कि 2 केस जीत पाओगे, क्योंकि इतने दूर दूर की वो किसी का फेवर क्यों करेंगे। आप सोचो कोई कारण भी नहीं है ना, वो बिल्कुल एज पर रूल करेंगे। आपके फेवर में 100 करोड़ के जजमेंट है तो हमारे फेवर में भी 100 करोड़ के जजमेंट है, और कानून और पत्थरों को आप जैसा फिट करो वैसा फिट हो जाता है।
पत्थर को कैसा फिट करोगे तो वो मेहराब भी बन जाएगा, आर्च भी बन जाएगा, झरोखा भी बन जाएगा, मीनार भी बन जाएगी। उसी तरीके से कानून को कैसे फिट कर दो आप, आपको रिलीफ देनी है तो ये वर्ड यूज़ करो, रिलीफ देनी तो वो वर्ड यूज़ करो, तो मुश्किल है एक्चुअल में। और ये ओसीएम के केसेज में एक्चुअल में थोड़ी बहुत आप कंप्लाइंस करते तो आपको 100% आपको एओ के लेवल पे रिलीफ मिल जाती। आपके बहुत सारे बिजनेस की जो इनकम थी वो अलग हेड में एसेस हो जाती, और ये ओसीएम की थोड़ी बहुत आपको वो छोड़ देता, थोड़ी बहुत टैक्स लग जाता, बात खत्म हो जाती। अब वो जानबूझ के मेरे को हमने बहुत समझाया लोगों को कि साहब ऐसे ही मान नहीं रहा, ऐसे का मेरा क्या कर लेंगे ये बात। ऐसे भी बहुत सारे यहाँ तो पता नहीं है, जैसे हमारे भोपाल में मेरे पास चार्ज था तो उसमें एक वार्ड पूरा ही नॉन पेन वार्ड था। तो क्या है, भोपाल के आउटर एरिया में मंडीदीप वगैरह है, ये जो रायसन वगैरह का एरिया में बहुत सारी ज़मीनें बिकती है, और ज़मीनें भी करोड़ों में बिकती है। यहाँ ज़मीन बिकी, मैंने आगे 2-4 कोस दूर जाके ज़मीन दूसरी ले ली। अब वो चूँकि कैपिटल एसेट्स है, एनए कर चुका है, लाइबल टू बी टैक्स होना चाहिए। नोटिस डिपार्टमेंट में गया तो वो नॉन पेन केस थे तो वो लोग आए भी नहीं। वहाँ जाओ तो झगड़ा कर ले, उनके वकील के साथ मैंने रिटर्न तो भर दिया, लेकिन वो हमारे एसएससी तो महोदय आ ही नहीं रहे। उनको समझाए तो वो समझ, वो कह मैं तो किसान हूँ, मेरे पे किस बात का टैक्स, जबकि वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में है। विदिन 8 किलोमीटर है ना, भोपाल तो बड़ा शहर है, जैसे ही अपना छोटा शहर है, इसमें तो 2 किलोमीटर तक पेरीफेरी हो सकती है या 6 किलोमीटर हो सकती है, लेकिन 8 नहीं है। लेकिन भोपाल इंदौर में तो है। तो अब ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी डिमांडें खड़ी है, तो उन लोगों को भी अब चूँकि वो उन्होंने क्या किया, असेसमेंट एक्सपर्टी करवाया, अपील भी नहीं की उन्होंने, उस नोटिस को कुछ नोटिस समझा ही नहीं। अब वो पूरे रजिस्टर भरे हुए हैं, तो अब सरकार एक नई एसओपी जारी करेगी रिकवरी के लिए। अभी टीआरओ की आगे की टीआरओ के जब आप आपको फेसलेस पूरा काम करना, टीआरओ को भी बोल दिया आपको ईमेल से नोटिस भेजना है, रिकवरी के लिए एफर्ट्स करने हैं। 226(3) के लिए अलग से आएगा, अटैचमेंट का भी अलग से। तो हम जो फील्ड में हमारे लिए भी अलग से एसओपी आएगी। तो मेरा यूँ निवेदन है कि जो टिपिकल केसेज हैं पेनी स्टॉक के, टिपिकल केसेज ओसीएम के हैं, उन केसेज में मेरी राय में तो ये है कि आप थोड़ा सा एक पुनर्विचार करो। हाँ हाँ जी, तो 3-3.5 करोड़ अगर किसी व्यक्ति के में और वो उसका एम्प्लॉई है, हाँ है, 10,000 रुपए भी उसकी पगार नहीं है, हाँ है, बिल्कुल सही है, पैसा, हाँ जी, वो तो रेडी है। उसने बोल भी दिया कि सर इन्होंने मुझे पैसे दिए, हाँ, या इन्होंने मुझसे पेन और आधार लिया था, उन्होंने ये अकाउंट ओपन कराया, वो चीज सब कुछ किया। हाँ, उस पार्लेंस में जाएंगे कि आप उसकी हैंड राइटिंग करें, सीसीटीवी की फुटेज निकाल, तो हो सकता है कि ओरिजिनल व्यक्ति ही आपको दिख जाए। पर वो व्यक्ति बोल भी रहा है, सामने वाले को समन इशू किया गया कि क्या ये आपका पैसा था, उसने डिनाई कर दिया, नहीं मेरा नहीं है, कोई रोल नहीं है मेरा इसमें। अब आगे हम क्या करें? उस व्यक्ति की तो डिमांड खड़ी है, उसके पास कैपेसिटी भी नहीं है पे करने की। अगर उसके पास रिकवरी के लिए ऑफिसर जाते भी है, ओरिजिनल आदमी मना कर रहा है, मतलब उसको नहीं, उसको समन किसने जारी किया? एओ ने जारी किया, बीबी वाला जारी किया? किसने? बेनामी प्रॉपर्टी वाला जारी किया या एओ ने जारी किया? एओ ने जारी किया है। वो क्या छोटे अफसर को छोटा ही समझते हैं। अपन क्या है कि थानेदार को कुछ नहीं समझते हैं, क्या कर लिया मेरा। जब वो मामला कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके उनको समझ में आती है। इन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स आईडी का मिसयूज किया गया, अच्छा, उसमें भी दी हुई है, लेकिन अब क्योंकि इनकम टैक्स अलग है, सीपीसी है, सीआरपीसी अलग है, इस तरीके से उसमें कर रहे हैं। सामने वाले को कोई संपत्ति नहीं है, उसको तो अपने अभी 45-50 लाख रुपए दिख रहे हैं कि हमें ये नहीं भरना। अब तो सर ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट को अपने एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो अगर उस पार्लियामेंट में जाके आप सीसीटीवी वगैरह नहीं नहीं, अभी तो ये स्कीम अभी तो हम कुछ नहीं करेंगे। स्कीम 31 तक है, तब तक तो हम लोग हाथाजोड़ी करेंगे आप लोगों से कि भाई आप टैक्स भर दो। हम तो अभी तो हाथाजोड़ी करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब वो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आएगा, जो बजट आएगा ना, उसमें कुछ कुछ आएगा, उसमें कुछ कुछ आएगा। हैं? 2-4 लोगों पर कार्रवाई हो जाए ना। हाँ हाँ तब सर लोगों को थोड़ा सा हाँ, सही बात, हाँ तो सर ट्रेंड बन गया कुछ व्यापारियों में, जी, अपने एम्प्लॉइज या नौकरों के नाम अकाउंट ऑपरेट करके वो करना। हाँ मुझे सब जगह ट्रेंड सभी जगह है, सभी जगह है, आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है सर। आज भी चल रहा है ये तभी रुक पाएगा जी। जब हमको इस पे कार्रवाई कर पाएंगे। डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा सर। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हाँ, वो समझाने से नहीं मानने वाले। मतलब अगर आप उसके घर पे कच्चा घर बना हुआ है, नहीं नहीं, उसकी वर्थ नहीं है ना, उसको तो हैंड टू माउथ है, उसको तो कोई कहने की जरूरत भी नहीं है। दे हैव नथिंग। हाँ, दे हैव नथिंग, एग्जैक्टली, उसकी तो वर्थ नहीं है। लेकिन जो मेन सोर्स है, जो तीसरी शक्ति है, वो तीसरी शक्ति एक्चुअली मूल शक्ति है, तो वो एक्चुअली नहीं नहीं, आप उसको समझाओ, मेरी बात सुनो। उसको अभी तक सिर्फ इनकम टैक्स दिख रहा है, बाकी उसको दूसरे जो सेक्शंस हैं, दूसरी जो प्रोविजन है ना, वो करना चाह रहे थे आप। हाँ हाँ, 2 मिनट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो मूल आदमी है ना,
उसको समझाओ कि इसमें बाद में ये कार्य भी संभावित है, हो सकती है, ठीक है ना। जो आपने एक शब्द कहा ना कि मूल आदमी को ही आदमी मिसराइट कर देते हैं कि इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनकम टैक्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नोटिस उस पर आएगा, वो उस पर क्वेरी करेगा। मूल आदमी समझना ही नहीं चाहता है, वो हर बार एक नया एम्प्लॉय ले लेता है, उसका अकाउंट ओपन कराता है, वो उस अकाउंट के जरिए है वो ट्रांजेक्शन अपना ऑपरेट कर लेता है। नहीं, एविडेंस अगर इकट्ठे होंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा। आप सोचो, डिपार्टमेंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, उसकी हैंड राइटिंग तो पता पड़ जाएगी ना। मेरी हैंड राइटिंग से तो मैं बच नहीं सकता ना, वो फॉरेंसिक जांच हो जाएगी ना उसकी हैदराबाद लैब में। इनकम टैक्स में तो 10 प्रोविजन निकल सकती है, जिससे वो पकड़ा जा सकता है। हाँ, देखो मेरी बात सुनो, अपन बाहर बैठ के कितनी बातें करें ना, जब थाने के अंदर जाते हैं वो जेल दिखती है ना, तो अपने को सब समझ में आ जाती है क्या बोल रहा है, ठीक है ना। बाहर बैठ के मैं 50 बातें कर लूँ। देखो हैंड राइटिंग उसकी है, फॉर्म उसने भरा है, पेन स्लिप उसकी भरी हुई है, चेक उसने काटा है, ड्राफ्ट उसने बनवाया है, उसका फॉर्म भी उसने भरा है। देखो एविडेंस तो सब होंगे इकट्ठे, एविडेंस इकट्ठे होंगे तब तक ये सब गाड़ियाँ निकल चुकी होगी। हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे लेकिन गाड़ियाँ सब निकल चुकी होगी, तो वो टाइम आएगा तब फिर वो क्या बीबी वाले आएंगे, वो बेनामी प्रॉपर्टी उस पैसे पूरे को अटैच करेंगे, आपका कोई मकान अटैच कर देंगे, कोई दुकान अटैच कर देंगे। क्वेश्चन ये कि उसमें और भी कॉम्प्लिकेशन दूसरे पैदा हो जाएंगे, ठीक है ना। ये तो एक तरीके से उनको एंट्री का रास्ता मिल गया ना कि भाई अब इसको इस केस को ग्रिल करो, आप इसको और इन्वेस्टिगेशन करो। वो एक प्रॉपर्टी के लिए गए थे, वो मनरेगा में एम्प्लॉई है और 21 प्रॉपर्टियाँ मिल गई सिंघानिया ग्रुप की। तो ये तो क्वेश्चन ये कि उनको एक रास्ता मिल गया ना, तो फिर तो वो अपने आप घुसते चले जाएंगे। तो उस आदमी को ये समझाओ कि अब तुम पुराने हिसाब से बात कर रहे हो, वो ठीक दौर था, अभी सरकार के हाथ लंबे हैं, नए नए प्रोविज़न आ रहे हैं और सख्त आ रहे हैं। हकीकत में जो आने वाला वो इससे भी हो सकता है सख्त हो जाए। तो उनको ये समझाओ कि टैक्स भरने में क्या आपत्ति यार, अगर तुम सच्चाई में टैक्स तो भरते ना, अगर आईडीए से पैसा डिक्लेयर कर देते वगैरह वगैरह। अब वो एम्प्लॉय निकल चुका है, जो आप बता रहे हो वो एम्प्लॉय निकल चुका है, उस एम्प्लॉय को निकाल दिया उन्होंने, या एम्प्लॉय उधर अभी नौकरी कर रहा है। नहीं, वो तो निकल चुका है। हाँ, वो ऐसा ही होता है, सभी केस में ऐसा ही हुआ है। उसको उसी जब उसका अकाउंट रही हो गया तब उसको विदाई दे दी। मतलब थोड़ा लालच दे दिया हाँ गवर्नमेंट की स्कीम है, तुम्हारा खाता खोल दिया जाएगा, हाँ इसलिए हमारी आईडी हम डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट लेने तो 2-5 हज़ार रुपये उसको दे दिए होंगे, बस ऐसा करके उसको विदा कर दिया, क्या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मंदी है, ये है वो है, कर करा के फ्री कर दिया उसको। सर जैसे कोई एसएससी 27011C की पेनल्टी में जाना चाहता है स्कीम में, हाँ हाँ 25%। हाँ जी। सर उसका जो ईओ का जो ऑर्डर है केस का, हाँ, उसमें उसका क्या असर आएगा? वो अपील में है हाँ अपील में। तो माफ़ हो जाएगी ना पेनल्टी पूरी। हाँ जो असेसमेंट ऑर्डर में जो टैक्स है ना, वो आप भर दो तो पूरी पेनल्टी माफ़ और ब्याज माफ़। नहीं, मान लीजिए केवल वो पेनल्टी वाले ऑर्डर में को इसमें ले जाना चाहता है योजना स्कीम में। अच्छा, हाँ और क्वांटम में नहीं जाना चाहता। नहीं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पेनल्टी ऐसे कैसे लगी? हाँ हो चुका नहीं नहीं, पेनल्टी ऐसे कैसे लगी? एक बार सीआईटी अपील का ऑर्डर अवेट नहीं किया है उन्होंने? है। नहीं अभी नहीं नहीं। नहीं, पेनल्टी कब लगाते हैं? जब सीआईटी अपील का ऑर्डर आ जाता है। आप सिंपली ये बोल, सीआईटी अपील का डिसीजन हो चुका है, हाँ तो डिसीजन हो गया सीआईटी अपील का, नहीं सर अभी डिसीजन नहीं हुआ। तो पेनल्टी पहले कैसे लगी? क्यों सर पेनल्टी तो लगी है ना? पेनल्टी नहीं लगी इसमें क्या होगा ना? हाँ मतलब पेनल्टी इतनी इम्पोज होना, लेकिन क्या ऑर्डर में ऑर्डर थोड़ी किया होगा, ऑर्डर नहीं किया, पेनल्टी हम इशू कर रहे हैं। अगर आप अपील में हो तो ऑर्डर नहीं किया होगा। वो वेट करेंगे, सीआईटी अपील के ऑर्डर का वेट करेंगे। ऑर्डर नहीं किया। हाँ, मतलब वो तो उसका छूट लेना चाह रहे हैं, मतलब ये गलत किया उसके लिए। हाँ, वो तो कोई ग्राउंड में हो सकता है, ठीक है। वो तो ग्राउंड में हो सकता है। सर अगर ओरिजिनल ऑर्डर में ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, हाँ, और फर्स्ट अपील आप जीत चुके हो, नहीं फर्स्ट अपील आप हार चुके हो। आ चुके थे हाँ। अपील में, कैपिटल गेन का केस है किसान का, हाँ, और उसकी पेनल्टी है फिर इनिशियल तो जो आपने आईटीएटी में अपील की है ना, उसका जो टैक्स इफेक्ट है ना उस ग्राउंड का, वही आपका डिस्प्यूटेड टैक्स है, वो डिस्प्यूटेड टैक्स। हाँ। हमारा पेनल्टी भी लग चुका है 270 का, वो माफ हो जाएगी। वो भी अपीलेट अथॉरिटी में पेंडिंग है, ऑर्डर पास हो चुका है उसका, और सीआईडी अपील में पेंडिंग है वो। तो कोई बात नहीं। बीएस में फॉर्म भरने आप क्वांटम में भर दो, पेनल्टी ऑटोमेटिक भी हो जाएगी। ऑटोमेटिक कंप्लीटली कम, केवल हम एक ही हाँ, एक जगह आपको जाना टैक्स भरने। इसे पेनल्टी में तो भरना पड़ेगा ना फिर 25%, क्योंकि पेनल्टी का ऑर्डर हो चुका है। नहीं, वो क्वांटम में एक जा रहे हैं ना, वो पेनल्टियाँ और जो इंटरेस्ट वो है जो ऑलरेडी जिसमें 154 है, कोई आपने रॉन्गली इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, सिस्टम ने गलत कैलकुलेट कर दिया, या सिर्फ क्वांटम में आपको आपत्ति नहीं है, पेनल्टी 271C जैसे सर्वे था मेरा, सर्वे में तो मैंने सरेंडर कर दिया 5 लाख रुपए। अब मैंने उस टाइम तो कह दिया कि मेरी पेनल्टी मत लगाना, लेकिन इन्होंने पेनल्टी लगा दी। सर्वे का तो मैंने टैक्स भी भर दिया था, अब पेनल्टी लगाई तो मैं पेनल्टी केस में चला गया, तो वो वैसी पेनल्टी है, या 279F की पेनल्टी है, ठीक है ना। यू या टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर मान लीजिए
वो पहले दो चीज़ होती है ना, एक तो कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स और सबमिशन ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स। उस तरीके से किसी ने मान लीजिए पेनल्टी लगा दी हो और एडिशन आपका असेसमेंट से आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो वैसे ही है एक्चुअल में। तो इसमें आपकी पेनल्टी तो ऑटोमेटिक डीम टू हैव बीन विड्रॉन हो जाएगी, आप क्वांटम का केस जा रहे हो एक्चुअल में। और जब आपने प्रीपेड जो टैक्स किया है उसका क्रेडिट मिल जाएगा, एक्सेस भरा है तो रिफंड मिल जाएगा। इसमें रिफंड का भी प्रावधान है, दोनों ही चीज़ें एक साथ है एक्चुअली। जी हाँ, बोल ही रहा हूँ कि आप लोग अपना फॉर्म फिल कर दो। हाँ एक बात ये भी है, आप 31 तक फॉर्म भर दो। मेरी बात सुनो, आप फॉर्म भर दो, अभी समझाने का टाइम भी कम है आपके पास, टाइम भी क्या, ऑडिट का बहुत सारा काम पेंडिंग है और हो सकता है डिपार्टमेंट डेट नहीं बढ़ाए क्योंकि एक बार ऑलरेडी बढ़ा चुका है। तो एक बार तो आप पुचकार के फॉर्म भरवा दो, उसके बाद में अगर वो 3 महीने में उसमें समझ में आ जाएगी बात हो तो बहुत अच्छी बात है, आप समझाने की कोशिश करना और लेमैन की भाषा में करना। ऐसा मत बोलना कि स्कीम के अंदर ये लिखा हुआ ब्याज माफ है, पेनल्टी माफ, आप कहना मैं माफ़ करूँगा, तो मेरे ऊपर ट्रस्ट रख, आप अपने ऊपर लेकर जिम्मेदारी उसको फॉर्म भरवा दो और इसका 3 महीने में फिर देख लेना, अगर वो टैक्स भर देता है तो स्कीम में कवर हो जाएगा और नहीं तो यथा स्थिति जैसे आज है वैसे कल है, ठीक है ना। नहीं तो कारण क्या फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, अगर अनिश्चितता की स्थिति रहेगी तो फिर फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। इसलिए विजय वर्गीय से हम कल बात कर लेंगे। नमस्कार जी, विजय वर्गीय से हम कल बात कर लेंगे और उनको भी कह देंगे साहब उनके पास जो भी अपील है, या गजेंद्र जी जैन साहब हैं, जी हाँ, उनसे बात कर लेंगे, वो काफ़ी सीनियर है, वो अच्छा अपील का काम ही करते हैं, तो उनसे बात कर लेंगे। उनको कह देंगे भाई जो छतरपुर की अपीलें हैं आपसे भी बात करवा देंगे एक बार, आप भी उनकी अपनी राय दे देना थोड़ी सी। और कोई लीगल इशू है, कोई फैक्चुअल इशू, लीगल इशू, ऐसा कुछ भी नहीं। कई जगह क्या हुआ कि जैसे फादर की डेथ हो गई, बेटे 4 हैं, तो वो डिजिटल सिग्नेचर कौन साइन करेगा, ठीक है ना, उनका बैंक खाता भी बंद हो गया और अब वो चालान पैन भी जमा करा दिया मान लीजिए, तो ऐसे ऐसे इशू भी हुए हैं। कई जगह ये भी बोला कि हमको अपील विड्रॉ का प्रूफ चाहिए, किसी ने हमको परसों बोला उधर गुना में, तो मैंने कहा इतना तो नहीं होना चाहिए। फिर बाद में किसी ने क्लियर कर दिया कि CIT अपील और ITT में अगर अपील है तो प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, अगर हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट तो प्रूफ की ज़रूरत है। वेरिफिकेशन ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट हाँ कर रहा है। तो ऐसा कोई लीगल टेक्निकल इश्यू हो तो आप मुझे लिख के दे दो या साहब को लिख के दे देना, वो मुझे मेल कर देंगे तो आगे बोर्ड को भेज देंगे। कोई ऐसा आपको टिपिकल इशू लगे ना भाई जिसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन है, कोई ट्रस्ट का केस है, कोई OP का केस है, कोई फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, फर्म भंग हो चुकी है, कंपनी खत्म हो चुकी है, उसकी डिमांड है, वर्षों वर्ष पुरानी जो भी अपीलें पेंडिंग है ना, सभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ITT, CIT अपील और DRP में, DRP केस तो यहाँ होंगे नहीं, TPO कोई केस यहाँ है नहीं आपके पास में, ठीक है ना, तो वो सब अपीलें इसके अंदर शामिल है। लॉस का कोई केस है आपकी, ऐसा डिस्प्यूटेड लॉस हो कोई बिजनेस का, मैट का कोई केस जिसमें कोई डिस्प्यूट हो, वो सब केसेस उसके अंदर कवर कर रखे हैं एक्चुअली। यदि मान लीजिए आपने लॉस का रिटर्न भरा 1 करोड़ का लॉस, असेसिंग अफसर ने कितना जमा करना है सर? 263 तरीके केस है 263 ऑर्डर कर दिया CIT ने, वो तो सर ITT से भी जीत चुके, हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट क्या है? तो वो जो डिपार्टमेंट गया जिस क्वांटम पे वही डिस्प्यूटेड टैक्स है, अच्छा वही डिस्प्यूट, वही डिस्प्यूटेड टैक्स। तो उसके कितने % है उसमें? 50? आप जीत चुके हो नीचे हाँ हाई कोर्ट तो जीत, ट्राइब्यूनल जीत चुके 50%, 50%। जो हाई कोर्ट में मैटर ले गए हैं उस अमाउंट का 50%, ओनली, नो इंटरेस्ट, नो पेनल्टी। ये बात है। एक हाई कोर्ट में एक हमारे केस, केस है 263 का है, तो वहाँ क्वांटम तो सिर्फ अभी टैक्स तो डिटरमाइन हुआ ही नहीं 263 में। अच्छा आप 263 के खिलाफ गए हो? 263 के अगेंस्ट में गए थे हम तो। हाँ तो 263 में जो पॉइंट्स नहीं तो 263 में AO ने इफेक्ट ऑर्डर दिया ही नहीं, दिया होगा पक्का। AO ने ऑर्डर किया था बट हमारा वहाँ से ट्राइब्यूनल से हो गया था, ट्राइब्यूनल से पहले ही हो गया था। AO ने सुनो आपने सीधा ट्रिब्यूनल में अपील की, वहाँ आप जीत गए, तो डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में गया होगा डिपार्टमेंट हाई कोर्ट, और इन द मेन टाइम AO ने ऑर्डर कर दिया होगा, AO ने ऑर्डर कर दिया था। उसका क्या डिस्प्यूटेड अमाउंट है? उसमें आप वो CIT बिल ने हमारे फेवर में डिसाइड कर दिया। अच्छा उसकी आपने CIT अपील में कर दी अपील, CIT बिल में अपील करी थी, वो भी डिसाइड वो आप डिसाइड हो गई। इसका मतलब आप एक बार 263 के केस में CIT अपील से जीत चुके हो और एक बार ITT जीत चुके हो, तो जो हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट गया है ना उस अमाउंट का 50%। उस अमाउंट। जो बहुत पुराने केस है ना जैसे 10, 11, 12, 13 के और उससे भी पहले के, उन केसेस को आप जमा करवा दोगे ना, तो कारण क्या बहुत ओल्ड टाइम में रेटें भी कम थी और ब्याज बहुत हो गया उसके अंदर, और 220 का 2 का ब्याज भी लग रहा है, तो उन केसेस में आप SSC को समझा के थोड़ा सा कम करवा सकते हो कि भाई तुम ये टैक्स भर दे, तेरा सब ये ब्याज ये सब माफ हो जाएगा।
लेकिन अब उसमें क्या है कि डिस्प्यूटेड टैक्स ही 82 लाख है, तो वो एक क्वांटम बहुत ज़्यादा कहाँ तक जीते आप अपील? 9-10? नहीं जीते अभी, नाम CID अपील से जीते, ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, वो पूरी ट्रिब्यूनल से आ जाएगा। अच्छा, कैपिटल गेन का ही है, वो स्टाम्प ड्यूटी जो लगी हुई, हाँ जो वैल्यू थी वो थी एग्रीलैंड, अर्बन एग्रीलैंड, हाँ तो लगना था उस पर, हाँ। लेकिन जो उन्होंने वैल्यूएशन कर दिया है, ये वैल्यूएशन तो सब रजिस्ट्रार ने किया है हाँ सब रजिस्ट्रार ने जो वैल्यूएशन किया, जो स्टाम्प ड्यूटी जिस पर भरी हुई है, जी। वो उन्होंने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कर दी है, और वो है क्या चीज़? एग्रीलैंड उस समय, इवन डाइवर्सन भी उसका बाद में हुआ है। और दूसरी चीज ये थी कि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, डिस्प्यूट था किसी और व्यक्ति विशेष से नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ MP से ही था। नजूल से भी पहले वो जीते, उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, देन सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने उनको फैसला दिया, अच्छा, जमीन आपकी है, आप बेच सकते हो। ठीक है। अब इतनी अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी होती तो उसका वो रेट तो होता नहीं जो मार्केट वैल्यू। वो सेटिस्फाइड करेगा ट्रिब्यूनल एट दी मोस्ट, ये को ये भेजेगा भाई कि इसके ऊपर जो भी अर्बन एग्रीकल्चर की जो रेट है वो अप्लाई करो, ना कि रेजिडेंशियल की। सेटिस्फाइड हो सकता है अगर जस्टिस करे कोई तो। और कोई? पुराना कोई केस और किसी प्रकार का कोई? डिमांड है कितने साल की अपने, कितनी डिमांड टोटल? अच्छा अच्छा, हाँ डिमांड तो करोड़ों में होगी निश्चित रूप से। हाँ, और कैश की वजह से। अच्छा अच्छा, पेनी स्टॉक वाले का आप समझाओ, मेरी बात सुनो, वो रियली फिट केस है, उनको जाना चाहिए। हाँ, उनको समझा दो एक बार कि इसमें ये कॉम्प्लिकेशन है। हाँ हाँ, अब नहीं करेगा, उनको थोड़ा सा। उनके वकील कौन है? वो कहाँ रहते हैं? सतना रहते हैं। मेरे से बात करवा दें, नंबर देना, बात कर लूँगा मैं उनसे। असेसमेंट मुझे लिख के देना, मैं बात कर लूँगा एक बार। ठीक, जी हाँ। अरे सुनो, न्यूज़ वाली बात मत करो, न्यूज़ को मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। ये सब पब्लिक की जो स्कीम है इसके बारे में और कुछ नहीं। हाँ हाँ तो आपको विश्वास है, हाँ हाँ आप विवाद से विश्वास है, हाँ हाँ। है ना, इससे क्या बेनिफिट है पब्लिक में, इसके लिए। तो एक तो शुभ नाम आपका जानना चाहेंगे? ओम प्रकाश चौधरी, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स ग्वालियर। आपका सर आपका दौरा किस पर्पज से है यहाँ पर? विवाद से विश्वास स्कीम के बाबत है। विवाद से विश्वास स्कीम 2020 जो भारत सरकार ने लॉन्च की है, जिसमें करदाताओं को ये सुविधा दी गई है कि यदि वो टैक्स की राशि भर देते हैं तो करदाताओं से ब्याज की मुक्ति हो जाएगी, पेनल्टी से मुक्ति हो जाएगी, प्रोसिक्यूशन से मुक्ति हो जाएगी। स्कीम कब लॉन्च हुई सर? ये स्कीम एक्चुअल में मार्च 2019 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद से ये कोविड आ गया, कोविड आने के बाद से लगातार स्कीम बढ़ती अभी ऐसी संभावना है कि स्कीम में आगे भी जा सकती, क्योंकि अब बहुत नहीं कम है, दिसंबर में आप नहीं, अब मुश्किल है। अभी तक तो जो हालात है उसके हिसाब से तो ये बहुत बार बढ़ चुकी है। अब ये शायद अंतिम स्टेज में। किस पर्पज से? हाँ, विवाद से विश्वास के लोगों से, हमारे जो टैक्स बार एसोसिएशन के मेंबर हैं और हमारे जो अधिकारी हैं, उनसे बात करने के लिए भाई कि स्कीम में लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, लोग स्कीम को कहाँ तक पढ़ पाए, कहाँ तक समझ पाए, आगे उनका क्या रिएक्शन है। अगर वो स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैंने उनको बताया कि इस तरीके से वो पार्टिसिपेट करें। और इसके अंदर एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो ऑनलाइन है। किसी भी व्यक्ति को, व्यापारी को, किसी वकील को इनकम टैक्स ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स ग्वालियर, उनके ऑफिस में वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। निःशुल्क फॉर्म भरा जाएगा और अभी कोई टैक्स भी नहीं भरना है। 31 दिसंबर 2020 तक आपको फॉर्म भरना है और फिर 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का जो पीरियड है उसमें आपको पैसा भरना है। जो भी टैक्स का पैसा है, जो भी आप विवाद से विश्वास में अपने टैक्स भर के विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। सरकार ये चाहती है कि करदाता इनकम टैक्स के, कोर्ट के, ट्रिब्यूनल के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर न लगाएं और उस पैसे को अपने बिजनेस में काम में लें और उस समय को बिजनेस के लिए यूज़ करें। नहीं तो कारण क्या, बहुत सारा पैसा लिटिगेशन में खर्च हो जाता है और उसे करदाताओं को भी आनी है, देश को कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए विभाग ने ये पहल की है कि ऐसी डिमांड है जो डिस्प्यूटेड है और ऐसी चाहता है भाई कि मेरे को वन टाइम पेमेंट करने से मुक्ति मिल जाए, तो उसके लिए सरकार ने ये पहल की है और बहुत अच्छी स्कीम है। ऐसे चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए। हमारा यही निवेदन है, एक बार ज़रूर फॉर्म भरें, समझें, विचारें, अपने दोस्तों से, परिजनों से, अपने फर्म के भागीदारों से, डायरेक्टर से बातचीत करें कि भाई इस स्कीम के तहत हमको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बहुत सारा विज्ञापन हो रहा है देश में, टीवी में हो रहा है, अखबार में हो रहा है,
छोटी छोटी रेडियो पे जिंगल्स आ रही है, मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉपरेट कर रहे हैं। 17 नवंबर तक करीब करीब देश में 46,000 लोगों ने इस स्कीम के फॉर्म भर चुके हैं और करीब 72,000 करोड़ का टैक्स। हाँ, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा। लेकिन अब चूँकि बीच में थोड़ा सा कोविड का टाइम भी है, शादियों का टाइम भी था, और वकील बिजी इसलिए हैं कि 31/12 को बहुत सारे डिपार्टमेंटों की कुछ फॉर्मेलिटीज़ की लास्ट डेट है, जैसे इनकम टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट है, विवाह से विश्वास की भी लास्ट डेट है, कई जगह टैक्स भरने की डेट थी 15 दिसंबर तक, तो लोग उसमें बिजी थे, एडवांस टैक्स में, कुछ जीएसटी की डेट्स भी है। तो वकीलों के पास अपने अपने समय की कमी है, और हम लोगों के पास में अब ये समझाने के लिए आना ज़रूरी इसलिए हो गया कि अंतिम जब पड़ाव है, फिर बाद में जो कोई समय निकल जाएगा तो फिर इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। जी सर, थैंक यू वेरी मच। दे दूँ? आइए त्रिपाठी जी, आइए। Thank you.